Good morning, students. Welcome all of you in science class. Today we learn heredity and evolution, chapter number 9. First, introduction. Recognizable features of a human being like height, complexion, shape of nose and chin, color of eye and hair, etc. are called characters or traits. यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो रिकॉग्निजेबल फीचर्स होते हैं, यानी ऐसे फीचर्स जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे फीचर्स को हम करेक्टर्स या ट्रेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, शेप ऑफ नोज एंड चिन, कलर ऑफ आइज एंड हेयर एक्सेट्रा. The transmission of traits from the parents to their offspring is called heredity. और ये जो traits हैं, जब ये traits parents से ऑफ स्प्रिंग यानी उनकी जो न्यू जनरेशन होती है, नेक्स्ट जनरेशन है, संतान है, उनमें जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं. द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ द पेरेंट. Thus, gametes constitute the link between one generation and the next. और ये जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी ये जो करेक्टर्स होते हैं, इन करेक्टर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन गैप पेरेंट के गैमेट्स में प्रेजेंट होती है. इस तरीके से जो गैमेट्स हैं वो वन जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के बीच के लिंक हैं एंड पास ऑन द maternal and paternal characters or traits to the offspring. Variation. The differences in the characters among the individual of a species is called variation. एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस के नाम से जानते हैं. द ऑफ स्प्रिंग इज नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट. यानी जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो पेरेंट की ट्रू कॉपी ना होकर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. There are many kinds of variation in human species like free and attached earlobes, different comparison, different eye color, height, chin, hair color, hair type, nose, etc. Accumulation of variation. The significance of a variation show up only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. The great advantage of variation to a species is that it increases the chances of its survival in a changing environment. यानी जो वेरिएशंस होते हैं, इन वेरिएशंस के थ्रू इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अब ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है. Now some important terms related to heredity. First is chromosome. ये सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि जीन को कैरी करती हैं. सेकंड इज जीन. इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम. जो एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन के सिंथेसिस को गवर्न करती हैं और ये प्रोटीन किसी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. जीन्स आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी which transfer characteristics from parents to that offspring during reproduction. डोमिनेंट जीन वो जीन होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में अपनी अपीयरेंस को डिसाइड करते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग जीन. जब वो किसी अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग जीन के साथ भी होते हैं. एक्चुअली इट मीन्स जब ये अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स के साथ होते हैं तब भी ये अपनी अपीयरेंस को शो कर सकते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर. नेक्स्ट इज रिसेसिव जीन. रिसेसिव जीन वो जीन होते हैं
जो अपनी अपीयरेंस केवल तभी शो कर सकते हैं, यानी अपने आप को तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब वो दूसरे आइडेंटिकल जीन के साथ होते हैं। इन्हें हम कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो हाइट ऑफ प्लांट है उसमें डोमिनेंट करेक्टर टॉलनेस है, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो रिसेसिव फैक्टर्स है उसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जीनोटाइप, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स विच इज़ विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म में विजिबल होते हैं, जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन, जब टू पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया जाता है तो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन वो जनरेशन होती है जब फर्स्ट जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके बीच में क्रॉस होता है और वे सेकेंड जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। देन द ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड सेकेंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन। Mendel's experiment. Georg Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of pattern of inheritance which involved the transfer of characteristics from parent to progeny. Mendel chose pea plant for studying inheritance because pea plant had a number of clear-cut differences which were easy to tell apart. For example, tall and dwarf pea plant. Some pea plants produce round yellow seeds while other produce wrinkled gene seed etc. यानी जो मेंडल है उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज़ किया बिकॉज जो पी प्लांट है उसमें क्लियरली कुछ 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। Another reason for choosing plants was that they were self-pollinating also. Mendel chose pea plant because many generations of pea plants can be produced in a comparatively short time because its lifespan is very short and their study is much simpler than that of animal because जो पी प्लांट है उसके जो करेक्टर्स हैं वो इजीली विजिबल होते हैं। Mendel's law of segregation. Mendel's first law of inheritance or the law of segregation. The, the characteristics of an organism are determined by internal factors which occur in pair. Only one such factor can be present in a single gamete. इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो करेक्टर्स हैं उनको डिटरमाइन करने वाला इंटरनल फैक्टर होता है जो कि पेयर की फॉर्म में पाया जाता है और एक सिंगल गैमेट में इस पेयर का केवल एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel's second law of inheritance or law of independent assortment state that in the inheritance of more than one pair of traits in a cross, simultaneously the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes। यानी जब हम मोर देन वन करेक्टर्स की हेरिडिटी को स्टडी करते हैं तो जो उनका ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में वो फ्रीली होता है, यानी वन फैक्टर्स की प्रेजेंट का दूसरे फैक्टर्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। The characteristics or traits of parent are transmitted to their offspring through genes present on their chromosome during the process of sexual reproduction. Genes work in pair. For every trait, there is a pair of gene
one dominant and one recessive. Each present passes only one of the two gamete of a pair for each characters. So the offspring inherits two genes by each trait from its parents, but the traits shown by the offspring depend on which inherited gene is dominant of the two. क्योंकि हर करेक्टर्स जो ऑफ स्प्रिंग होता है उस ऑफ स्प्रिंग में टू जीन्स इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सा जीन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, और वो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट करेक्टर्स ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, शो ऑफ करता है। When a male gamete fuses with a female gamete during fertilization, they make a new cell called zygote with a full set of genes। यानी एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ मिलकर एक सिंगल सेल बनाता है जिसमें सभी जीन्स का एक कंप्लीट सेट होता है। This zygote grow and develop to form a new organism having characteristics from both the parents which it has inherited through genes। यानी इस जाइगोट ये जो जाइगोट है वो डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसमें वो सभी करेक्टर्स होते हैं जो कि उसे अपने पेरेंट्स से मिले हैं। The two gametes responsible for a particular characteristics are always present on the corresponding positions of the pair of chromosome। Sex determination. The process by which the sex of a person is determined is called sex determination। The chromosomes which determine the sex of a person are called sex chromosome। Sex chromosome in male is XY and in female it is XX। If the sperm carrying X chromosome fertilize an ovum, then the child born with will be a girl। एक ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वो ओम के साथ फर्टिलाइज होता है तो जो चाइल्ड है वो गर्ल चाइल्ड होगी। और यदि स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम होता है वो ओम के साथ फर्टिलाइज होता है, इट मीन्स जो बॉर्न चाइल्ड है वो बॉय होगा। इट इज़ द sperm which determine the sex of a child in human। Acquired or inherited traits। A traits of an organism which is not inherited but developed in response to the environment is called an acquired traits। ऐसे traits जो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में डेवलप होते हैं, यानी जो हमें इन बाय इनहेरिटेड या इनहेरिटिटी के थ्रू जो हमें नहीं मिलते हैं उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन बिकॉज दे डिड नॉट रिलेटेड टू जीन्स। For example, knowledge of doing something or any characteristics which was caused due to environmental factors and and not present by birth। Second type of character is inherited characters। ऐसे characters जो किसी डीएनए चेंज के थ्रू हमारे में आते हैं, यानी ऐसे करेक्टर्स जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं। These are characteristics which we receive from our parents। Only these traits can be transmitted to future generation because they are related to gene। For example, eye color, skin complexion, etc। Evolution. Evolution is the sequence of gradual changes which take place in the primitive organism over million of years। मिलियन ऑफ ईयर्स में किसी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में
जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है उसे ही हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिससे कि हजारों लाखों सालों के बाद एक न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। द मोर करेक्टरिस्टिक्स स्पीसीज हैव इन कॉमन, द मोर क्लोजली दे विल बी रिलेटेड। यानी जो नई स्पीसीज बनती है वो कई मामलों में तो अपनी पुरानी स्पीसीज से मिलती जुलती होती है और कुछ मामलों में वो अलग होती है। Some important sources which provide evidence for evolution are homologous, analogous, and vestigial organs and fossils. Homologous organs ऐसे organs जिनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बर्ड, हैंड्स ऑफ ह्यूमंस, इन दोनों ही जो एनिमल्स के ऑर्गन हैं इनकी बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होती है, लेकिन जहाँ ह्यूमन हैंड्स किसी चीज़ को पकड़ने में या खाने में अपना जो हैंड्स है उनका यूज़ करता है, वहीं बर्ड्स में ये हैंड्स मॉडिफाई होकर के उड़ने के काम आते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जिनके फंक्शंस तो सिमिलर होते हैं बट उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं वो इनकी स्किन का एक्सटेंशन है, जबकि जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं वो 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विच आर नॉन फंक्शनल इन द प्रेजेंट डे। यानी ऐसे ऑर्गन्स जो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, उनका कोई काम नहीं है, बट वर फंक्शनल इन एंसेस्टर, लेकिन पहले कभी ये उस ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल थे, काम में आते थे। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन अपेंडिक्स एंड विजडम टीथ आर एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। Fossils, the remains of dead animals or plants that live in the remote past are known as fossils. Fossils are obtained by digging into the earth. Fossils dead remains होते हैं उन एनिमल्स और प्लांट के जो पहले कभी इस अर्थ पर प्रेजेंट थे। इन फॉसिल्स की एज का पता लगाने के लिए, इनका जो टाइम पीरियड है वो हमें पता लगाने के लिए हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं, रिलेटिव मेथड एंड कार्बन डेटिंग मेथड। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फॉसिल्स। सम इम्पोर्टेंट फॉसिल्स आर अमोनिएट, ट्राइलोबाइट एंड डायनासोर। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन्स थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। किसी भी पॉपुलेशन में नेचुरली वेरिएशंस होते हैं। ये जो नेचुरली वेरिएशंस होते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के लिए ये फेवरेबल होते हैं और कुछ के लिए नहीं होते हैं। इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी उनकी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, और इसका जो मेन रीज़न है वो है स्ट्रगल बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड, स्पेस एंड मैट। रहने के लिए, खाने के लिए या मैटिंग के लिए उनमें जो स्ट्रगल होता है, इस स्ट्रगल में जो विन होता है, और विन वही होगा जिसमें जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशन फेवरेबल होते हैं। तो इस स्ट्रगल में जो विन होता है उसी इंडिविजुअल के जो करेक्टर्स होते हैं या जो वेरिएशंस हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू जब चलता रहता है तो काफ़ी टाइम के बाद ये वेरिएशन धीरे धीरे एक न्यू स्पीसीज की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दीज वेरिएशन व्हेन एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू डार्विन न्यू स्पीसीज बनती हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ evolution of a species whereby characteristics which help individual organisms to survive and reproduce are
passed on to their offspring, and those characteristics which do not help are not passed on. यानी अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये एवोल्यूशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू आगे पास होते हैं, और जो करेक्टर्स जो वेरिएशंस हैं वो उसके सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करते हैं तो वो पास ऑन नहीं होते हैं. तो डार्विन्स थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड बट इट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द वेरिएशंस अराइज. विद द प्रोग्रेस इन जेनेटिक the source of variation was explained to be the genes. Genes vary in natural population. Genetic variation is the raw material of evolution. So Darwin's theory was modified accordingly. These days, the most accepted theory of evolution is the synthetic theory of evolution, in which the origin of species is based on both genetic variation and natural selection. जो डार्विन की थ्योरी थी उसमें कोई फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इसके बजाय आज जो हम एवोल्यूशन के लिए थ्योरी यूज़ करते हैं वो है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों को इंक्लूड किया गया है. स्पेशिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज. The formation of new species from existing species is mainly due to one or more of the following factors. यानी जो existing species है उन्हीं से नई species फॉर्म होती है, और ये जो प्रोसेस है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. दे आर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, फिजिकल बैरियर, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड माइग्रेशन. फर्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. The difference between the individual of the same species is called variation. The accumulation of variation over several generations produce new species. जैसे जैसे वेरिएशन होते हैं और ये वेरिएशन जैसे स्पीसीज बाय स्पीसीज जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जैसे जैसे इसमें वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं वो आगे चल करके वो एक नई स्पीसीज बन जाती है. सेकेंड इज फिजिकल बैरियर. Population may get separated by physical barriers like mountains, rivers, lakes, etc. यानी ये जो प्लेसेस है माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, इनके थ्रू जो स्पीसीज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उनके बीच में जो रिप्रोडक्शन है वो उनके स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है. These isolated groups produce variation which can produce new species. Third one is genetic drift. Natural calamities or introduction of new members of the same species in an area can produce changes in the gene pool of the population, and new variations are produced which can produce new species. Next is natural selection. Only those individuals of a species which have useful variation and can adapt to the changes in the environment survive and the others die. यानी जो वेरिएशन किसी स्पीसीज में होते हैं, किसी इंडिविजुअल्स में होते हैं, अगर ये वेरिएशन उसको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं तो वो सर्वाइव करता है और अदर्स डाई हो जाते हैं. इस तरीके से नेचर के द्वारा जो वेरिएशन है, जो यूज़फुल वेरिएशन है, उन यूज़फुल वेरिएशन का सिलेक्शन होता है, और ये वेरिएशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर आगे जाके एक न्यू स्पीसीज को जन्म देते हैं. एंड लास्ट वन इज माइग्रेशन. सम इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज may migrate to a new geographical area and adjust to the changes in the environment there and develop new variation and produce new species. कभी कभी माइग्रेशन के थ्रू जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो दूसरे प्लेसेस पे जाते हैं और वहाँ पे जा कर के वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं. अगर वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, इट मीन्स वो उनमें वेरिएशन हो जाते हैं
और ये जो वेरिएशन है ये आगे चल करके न्यू स्पीसीज को जन्म देते हैं। Evolution by stages. Complex organism and its organ develop from simpler organism gradually over generation. यानी जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ आइज। द आइज ऑफ प्लेनेरिया आर जस्ट आई स्पॉट टू डिटेक्ट लाइट. It developed gradually into a complex organ in higher animals. Next is evolution of feather. Feathers were first developed in dinosaurs and used for protection from cold. Later birds used them for flying. Evolution by artificial selection. Human cultivated wild cabbage for over 2000 years and produced different vegetable from it by artificial selection. For example, cabbage by selecting short distance between the leaves, यानी जिसमें लीव्स बहुत पास पास होती थी उसका सिलेक्शन उसने एज ए कैबेज किया. क्यूलीफ्लावर बाय सेलेक्टिंग स्टेरॉइड flower, kale by selecting large leaves, etc. Evolution should not be equated with progress. Evolution has not resulted in progress, बल्कि जो evolution है वो वेरिएशन के थ्रू सिंपल स्पीसीज से कॉम्प्लेक्स स्पीसीज बनने का एक तरीका है. This does not mean that one species get eliminated when new species are formed or that the new species are better than the older species. But जो पुरानी स्पीसीज हैं जिसमें कि वेरिएशन के थ्रू नई स्पीसीज बनी है वो रिप्लेस नहीं होती है, वो डिलीट नहीं होती है. Species get eliminated not only if they are not able to adapt to the changes in the environment. वो तभी eliminate होगी, तभी डिस्ट्रॉय होगी जब वो एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाती है. सेवरल स्पीसीज विच कुड अडेप्ट टू द चेंजेस in the environment still continue to survive. For example, bacteria. Human beings have not evolved from chimpanzees. They had a common ancestor from which they evolved separated. Human beings are not the pinnacle of evolution, but they are only one species among the several evolving species. Human evolution. Homo sapiens. There is a great diversity among human beings in their form and features around the world. Human being evaluated in Africa. इनमें से कुछ वहाँ रुके और कुछ वो डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में माइग्रेट कर गए. देन ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन and the environmental changes in different geographical regions, they develop changes in their form and features.